अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल बखैरो आफियत हैं। स्टूडेंट्स, आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास 10 की फिजिक्स और क्लास 10 की फिजिक्स में हम अपनी किताब का चैप्टर नंबर 12 यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा कि कैमरे के अंदर और फोटोग्राफ इनलार्जर के अंदर लेंसेज किस किस तरह से इस्तेमाल होते हैं और उनसे बनने वाले इमेजेस किन खसूसियात के हामिल होते हैं। आज की इस क्लास में हम देखेंगे एक ऐसा आला कि जिसकी मदद से आप एक छोटे से डॉक्यूमेंट को बहुत बड़ा करके पूरे मजमे को या बहुत बड़ी ऑडियंस को भी दिखा सकते हैं। स्टूडेंट्स, उसका नाम है स्लाइड प्रोजेक्टर। साथ ही साथ हम एक और ऐसी डिवाइस पढ़ेंगे जिसने बायोलॉजी की फील्ड में एक इनकलाब बर्पा किया, जिसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होती है, इसमें इमेजेस किस किस तरह से बनेंगे, ये सब चीजें सीखने के लिए और पढ़ने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, अब मजीद एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो स्लाइड प्रोजेक्टर है इसमें लेंस किस तरह से इस्तेमाल होगा और इस लेंस की मदद से जो इमेज हासिल होगा ये किस तरह का हासिल होगा, इसकी खसूसियात क्या क्या होंगी और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इमेज किस जगह पे बन रहा होगा। स्टूडेंट्स, स्लाइड प्रोजेक्टर क्या है, पहले तो ये चीज़ समझ लेते हैं। स्लाइड प्रोजेक्टर आपने अक्सर क्लासरूम्स में भी लगे देखे होंगे, जिसे हम मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर भी कहते हैं। ये आप स्क्रीन पे लगा देख भी सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो स्क्रीन पे लगा स्लाइड प्रोजेक्टर है, ये जो आज के दिन में मौजूदा दौर में इस्तेमाल होने वाला स्लाइड प्रोजेक्टर है, उसकी तस्वीर है। अब मैंने ये पिछले क्लास में भी बताया था कि अगर आपने मौजूदा दौर की टेक्नोलॉजी को समझना है, उसको अच्छे तरीके से जांचना है, तो आप पे लाजिम है कि आप थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी को भी पढ़ें। और आपकी किताब में जिस टेक्नोलॉजी का जिक्र है वो आज की मौजूदा दौर की टेक्नोलॉजी का जिक्र नहीं है, बल्कि थोड़ा सा पुरानी टेक्नोलॉजी का जिक्र किया गया है, ताकि आपको बुनियाद पता हो कि बुनियादी तौर पे इसका काम किस तरह से होता है, बुनियादी तौर पे ये किस तरह से काम करता है। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए भी आपको मैंने एक और तस्वीर जो आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, इसको हम कहेंगे एक पुराने ज़माने का या पुरानी टेक्नोलॉजी वाला स्लाइड प्रोजेक्टर या आम स्लाइड प्रोजेक्टर भी इसे कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो बॉडी है बड़ी बल्की सी है, मोटी सी है, तो इसको हम इस किस तरह से इसमें इमेज हासिल कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि फोटोग्राफ इनलार्जर में हमने किसी इमेज को हासिल करने के लिए, इमेज को बड़ा हासिल करने के लिए जो जिस्म यूज़ किया था वो था फोटोग्राफिक फ़िल्म। अब यहाँ पे क्या हम फ़िल्म ही यूज़ करेंगे या फोटोग्राफिक पेपर यूज़ करेंगे? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जिस चीज़ को हमने बड़ा करके दिखाना है, तो स्टूडेंट्स उसको हम स्लाइड की सूरत में लेंगे। स्लाइड कहते हैं किसी भी इमेज को जब हम प्लास्टिक के ऊपर पेस्ट कर देते हैं तो वो एक स्लाइड बन जाती है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं स्लाइड्स डिफरेंट किस्म की पड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो अगर मैंने किसी भी मजमे को या किसी बहुत बड़ी ऑडियंस को मैंने कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाना है, तो अगर मैं इस तरह से डॉक्यूमेंट पकड़ के दिखा दूंगा तो पीछे बैठे लोगों को वो चीज़ वाज़िया तौर पे नज़र नहीं आएगी। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस में बैठा हर शख्स मेरे इस डॉक्यूमेंट को देख सके, तो उसके लिए मुझे जो डिवाइस इस्तेमाल करनी पड़ती है वो है स्लाइड प्रोजेक्टर। अब सवाल ये पैदा होता है हमेशा की तरह कि स्लाइड प्रोजेक्टर में लेंस किस जगह पे लगा होगा, इमेज किस तरह से बनेगी और लेंस किस तरह से इमेज बना के आपको दिखाएगा। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं और इसकी भी स्कीमेटिक डायग्राम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कनकेव मिरर पड़ा हुआ है और साथ ही आगे थोड़ा सा फासले पे रोशनी का मुंबा यानी कि रोशनी का सोर्स पड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स, ये बात मैं आपको बताता चलूं कि इसकी वर्किंग जो है मिलती जुलती है फोटोग्राफ इनलार्जर से। अगर तो आपको फोटोग्राफ इनलार्जर की समझ है अच्छे तरीके से, तो आपको स्लाइड प्रोजेक्टर के काम करने का असूल इसको भी समझने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। तो आपकी आसानी के लिए मैं की पॉइंट्स भी बनाता चला जाता हूं, ताकि आपके नोट्स भी तैयार होते जाएं और आपको चीज़ें जो हैं, की पॉइंट्स जो हैं वो ज़हन में बैठते चले जाएं। स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि पहला पॉइंट हमारे पास होना चाहिए एक कनकेव मिरर। हमने कनकेव मिरर क्यों लिया, ये अभी कुछ देर में डिस्कस कर लेते हैं। कनकेव मिरर के साथ ही हमने जिक्र किया है रोशनी के मुंबे का। रोशनी का मुंबा मतलब रोशनी का सोर्स, जिससे रोशनी पैदा होगी। और मैंने हमेशा इसी बात पे जोर दिया है कि जब तक रोशनी मौजूद होगी तब ही आप
इमेज देखेंगे, रोशनी गायब, तो आपको कोई इमेज हासिल नहीं होगा। तो रोशनी का मंबा हमें मिल गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रोशनी का मंबा हम रखेंगे कहाँ पे? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये रोशनी का मंबा हम रखेंगे इस कनकेव मिरर के फोकस पे। और ये कनकेव मिरर के जैसे ही फोकस पे रखेंगे, फोकस से जैसे ही लाइट गुजरेगी तो ये कनकेव मिरर से टकराने के बाद बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। हम जानते हैं अपने मैजिकल रूल्स के बारे में। मैजिकल रूल्स में एक रूल ये था कि अगर प्रिंसिपल फोकस से लाइट निकल रही है तो वो जैसे ही टकराएगी, टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इसका मकसद ये था कि प्रिंसिपल फोकस पे रखेंगे, लाइट जो है टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। स्टूडेंट्स जैसे ही वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती हुई आगे की जानिब बढ़ेगी तो आगे क्या चीज पड़ी हुई है, चलें वो भी देख लेते हैं। आगे जो चीज पड़ी हुई है ये है कंडेंसर लेंस। ये कंडेंसर लेंस स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मैंने पिछले आर्टिकल में भी बता दिया कि ये कंडेंसर लेंस रोशनी की इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे रोशनी की इंटेंसिटी बढ़ाने का फायदा क्या है? यहाँ पे रोशनी की इंटेंसिटी बढ़ाने का ये फायदा है कि मैं चाहता हूँ जिस स्लाइड को मैं बड़ा करके स्क्रीन पे दिखाऊं, मैं चाहता हूँ कि उसके हर एक कोने तक लाइट पहुंच जाए। और लाइट अगर फर्ज करें कि कोई डिम रह गई और कोई किसी कोने तक रोशनी एग्जैक्ट मिकदार में ना पहुंच सके जिसकी उसे जरूरत थी, तो आप उस जगह पे इमेज हासिल नहीं कर सकेंगे। तो आपको वहां पे एक डार्क स्पॉट दिखाई देगा जिसकी वजह से वहां पे स्क्रीन या अगर कोई डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो वो दिखाई नहीं देगा स्टूडेंट्स। तो कंडेंसर लेंस हमें पता चल गया। अब सवाल अक्सर ये पूछ लेता है कि कंडेंसर लेंस होते क्या हैं? आपने घबराना नहीं है, आपने कहना है जी कंडेंसर लेंस दो प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज हैं। प्लेनो कन्वेक्स लेंस आपने पढ़ा हुआ है। प्लेनो कन्वेक्स लेंस क्या है? जिसकी एक सतह बिल्कुल प्लेन होगी और दूसरी सतह पे बाहर की बैरूनी सतह जो है उसकी रिफ्रैक्टिंग होगी। तो चलें ये हमें कंडेंसर लेंस की भी समझ आ गई। मजीद आगे देखें क्या पड़ा हुआ है। आगे जो चीज हमारे पास पड़ी हुई है पहले मैं उसको लिख देता हूं ताकि समझने में भी आसानी होती चली जाए। स्टूडेंट्स आगे जो चीज पड़ी होगी उसको हम नाम देंगे जी स्लाइड का। जी तो स्टूडेंट्स ये वही स्लाइड है कि जिसकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट को पूरे मजमे के सामने शो करवा सकते हैं एक बड़े इमेज के जरिए। अब स्लाइड के आगे आगे क्या चीज पड़ी हुई है स्टूडेंट्स? जी हाँ, हमने ये चीज फोटोग्राफ इनलार्जर में भी देखी थी और इस चीज को हमने नाम दिया था जी प्रोजेक्शन लेंस का। और ये प्रोजेक्शन लेंस क्या काम करता था स्टूडेंट्स? ये प्रोजेक्शन लेंस किसी भी इमेज को बड़ा करके दिखाएगा, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, कुछ इस तरह का मार्कर हो, इसको बड़ा करके इसकी इमेज जो है वो स्क्रीन पे दिखा सकेगा। जैसे ही लाइट की रेज प्रोजेक्शन लेंस से गुजरने के बाद उस स्क्रीन के ऊपर पड़ेगी, तो जैसे ही स्क्रीन के ऊपर लाइट पड़ेगी तो इसका मतलब ये होगा कि स्क्रीन पे आपको एक इमेज हासिल हो जाएगी। अब इमेज हासिल हो गई, इमेज की खसूसियात भी तो हम देखते हैं। इमेज कैसी बनेगी? इमेज उल्टी होगी, सीधी होगी? इमेज का साइज क्या होगा? और हम ये भी सवाल करते हैं कि जो स्लाइड है ये लेंस से कितनी दूर होगी? कितनी दूर होगी तो ये इमेज किस तरह का बनेगा? चलें ये सारी बातें जानने के लिए हम इस जानिब आ जाते हैं स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो इमेज बन रहा है इस स्लाइड प्रोजेक्टर से इसकी क्या क्या खसूसियात हैं। चलें स्टूडेंट्स हम पहली खसूसियत ये देखते हैं कि इमेज चूंकि स्क्रीन पे बन रहा है और स्क्रीन पे बनने वाला हर इमेज स्टूडेंट्स कौन सा होता है? रियल होगा। और चूंकि रियल है तो इमेज इन्वर्टेड भी बनेगा, यानी कि इमेज उल्टा बनेगा। अगर जिस्म इस हालत में पड़ा हुआ है तो इमेज बनने वाला जो है इस सूरत में बनेगा। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स हमारा मकसद क्या है? इमेज को बड़ा करके दिखाना। तो जो इमेज बनेगा वो साइज में बड़ा होगा। किसके साइज से? जिस्म के साइज से। यानी कि स्लाइड के ऊपर जो चीज प्रिंट हुई हुई है उसको अगर मैं बड़ा करके दिखाऊंगा तो ये उसके साइज से बड़ा होगा। स्टूडेंट्स अब सवाल ये पैदा हुआ कि मैं इस स्लाइड को लेंस से कितनी दूर रखूंगा? लेंस से कितनी दूर रखूंगा तो हमें ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी। स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर में भी ये देखा कि जब हमारे पास जिस्म कहाँ होता था? F और 2F के दरमियान, यानी कि लेंस के फोकस पॉइंट और उसके 2 गुना यानी कि 2F के दरमियान में अगर लेंस होता था तो हम
कौन सी इमेज ऑब्टेन करते थे, हमें हमें रियल इमेज मिलती थी, हमें बड़ी इमेज मिलती थी और हमें उल्टी इमेज मिलती थी। स्टूडेंट्स अब हमने ये सारा कुछ देख लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें जब इमेज उल्टी मिलेगी, अगर फॉर एग्जांपल मैंने जिस्म इस तरह से रखा हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट इस तरह से रखा हुआ है, तो जब मुझे नजर आएगा तो डॉक्यूमेंट्स इस तरह से नजर आएगा, तो ऑडियंस इस डॉक्यूमेंट को कैसे समझ सकेगी। फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें मैं आपके सामने कोई डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, अभी ये सीधी हालत में पड़ा हुआ है, तो आपको समझ आ रहा है कि इस डॉक्यूमेंट पे क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये डॉक्यूमेंट इन्वर्ट हो जाए, 180 डिग्री पे मुड़ जाए, कुछ इस तरह से हो जाए और अब मैं कहूं कि आप पढ़ें, आप ये कह सकेंगे कि जी सर यहाँ पे कुछ लिखा तो हुआ है, लेकिन क्या लिखा हुआ है ये हमारी समझ से बाहर है, ये हम इसको पढ़ नहीं पा रहे। तो स्टूडेंट्स इसका क्या हल निकालें। अगर मैंने कहा कि स्लाइड जो रखी जाएगी उसका इमेज बनेगा उल्टा, तो फर्ज करें कि मैंने जो स्लाइड रखी है उस पर डॉक्यूमेंट अगर मैं ये रखने की बजाय इस तरह से रख दूं, स्टूडेंट्स अब इसका इन्वर्टेड इमेज कैसा होगा, इसका उल्टा इमेज कैसा होगा, इसका उल्टा इमेज होगा कुछ इस तरह से। तो जब मैं स्लाइड को उल्टा करके रख दूंगा तो जो बनने वाला इमेज होगा वो सीधा बन जाएगा। तो ऑडियंस जो है ये सारी की सारी उस चीज को या उस डॉक्यूमेंट को आसानी के साथ देख भी सकेगी, पढ़ भी सकेगी और समझ भी सकेगी। स्टूडेंट्स अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई, कि क्यों मैं स्लाइड को f और 2f के दरमियान ही रख रहा हूं। हमारे पास कन्वेक्स लेंस में एक ऐसा केस और भी तो होता था कि जिसमें हमें मैग्नीफाइड यानी कि बड़ी इमेज मिलती थी, और वो केस कौन सा था, वो केस था कि जब मैं किसी भी जिस्म को लेंस और f यानी कि लेंस के फोकस पॉइंट के दरमियान रखता था तो मुझे इमेज बड़ी मिलती थी, जिसको हमने सादा माइक्रोस्कोप में भी पढ़ा था। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो इमेज हमें मिलती थी क्या वो रियल होती थी? जी नहीं, वो तो रियल नहीं, वो वर्चुअल होती थी। तो अगर आपसे इस तरह के सवाल आपको कोई इंटरव्यू में या कोई टीचर आपसे क्लास में पूछ लें ताकि वो आपके नॉलेज को टेस्ट कर सकें, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने बिल्कुल लॉजिक के साथ उन सारे सवालात का जवाब देना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जितनी भी वर्किंग थी स्लाइड प्रोजेक्टर की, ये आपको अब बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई है। मजीद एक स्टेप फॉरवर्ड मूव करेंगे और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा उसको हम नाम देंगे जी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। स्टूडेंट्स ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस तरह से काम करेगी, इसमें जो लेंस इस्तेमाल होते हैं ये किस तरह से काम करेंगे, ये किन किन पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है, ये सारी चीजें चलें देखते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज को फिजिक्स में समझने के लिए लाजिम है कि उसके नाम को समझ लिया जाए। अगर नाम हमें चीज समझ आ गई, नाम की समझ आ गई, तो चीजों का समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स कंपाउंड का जो मतलब लिया जाता है वो लिया जाता है मुरक्कब, और मुरक्कब उर्दू में कहते हैं दो या दो से ज्यादा चीजों के मजमूए को, और माइक्रो का मतलब है छोटा और स्कोप का मतलब है देखना। अब यहाँ पे किस चीज को हम देखना चाह रहे हैं, ऐसी चीजों को जो बहुत ज्यादा छोटी हैं और आम आंख से नजर नहीं आ रही। ये तो माइक्रोस्कोप का मतलब हो गया कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल आला है कि जिसकी मदद से हम वो छोटी चीजें देख सकते हैं जो इंसानी आंख देखने के काबिल नहीं होती। अब कंपाउंड का लफ्ज आ गया, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, लेकिन जब तक मैं हूं आपके लिए चीजें आसान होती चली जाएंगी। मुरक्कब यानी कि मैंने बताया मजमुआ, ये किस चीज का मजमुआ होगा स्टूडेंट्स, ये मजमुआ होगा दो लेंसेज का, दो कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होते हैं। याद रखिएगा कि इसमें एक जो लेंस इस्तेमाल होता है उसे मैं नाम दूंगा आईपीस का, और जो दूसरा लेंस इस्तेमाल होगा उसे नाम दिया जाता है जी ऑब्जेक्टिव का। ये लें जी, ये दो लेंसेज मैंने आपके सामने बता दिए। अब चीज़ें समझना थोड़ा सा आसान हो गई। और अब अगर आपसे पूछ लिया जाए बताएं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तारीफ क्या है, तो आप कहेंगे एक ऐसा माइक्रोस्कोप जो दो लेंसेज पर मुश्तमिल है और इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि उन छोटी चीज़ों का मुआयना किया जा सके जो कि इंसानी आंख देखने के काबिल नहीं होती। तो मैंने आपके सामने डेफिनेशन कहाँ से की, मैंने लफ्ज़ों की सूरत में ही लफ्ज़ों के मतलब समझा के डेफिनेशन आपको समझा दी। तो आपने भी अपने अंदर ये काबिलियत पैदा करनी है कि आप फिजिक्स के अंदर स्पेशली आपने क्या करना है, पहले लफ्ज़ का मतलब समझ लें, लफ्ज़ का मतलब समझेंगे तो उसको अपनी ज़बान में आप बयान करने के काबिल हो जाएंगे। तो चले मैं एक ज़रा से जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ क्या है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल आला है कि जिसमें दो लेंसेज होते हैं, और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसका मकसद ये होता है कि इसके ज़रिए हम वो छोटी चीज़ें देख सकते हैं कि जो इंसानी आंख देखने के
काबिल नहीं होती। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो मैंने आपके सामने लिख दी, समझा भी दी, ये किस तरह हमें नजर आएगी, ये किस तरह से दिखाई देती है और ये किन किन अज्जा पर मुश्तमिल होती है, इसके हिस्सों के नाम क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने इसके हिस्से या अज्जा की सबसे पहले हेडिंग देता हूं, ताकि अगर आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सके कि कंस्ट्रक्शन बताएं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो आप कंस्ट्रक्शन बताने के भी काबिल हो जाएं। तो स्टूडेंट, सबसे पहली चीज जो कि बहुत अहम है इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, वो है जी आई पीस। आई मतलब आंख। तो इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वो हिस्सा जो कि आंख के करीब होगा, जिससे मैं आंख अपनी लगा के देख सकूंगा कि किस तरह से ये चीजें नजर आती हैं, उसको हम नाम देंगे आई पीस का। ये आई पीस तो चलें समझ लिया हमने कि क्या होती है। अब आई पीस के साथ ही नीचे एक छोटा सा सिलेंडर होता है जो कि अंदर से खोखला होता है। उस खोखले सिलेंडर को हम नाम देते हैं बॉडी ट्यूब का। ये ले स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने ये सारी चीज़ें मैं बारी बारी लिखता जाऊंगा ताकि चीज़ों का समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होता चला जाए। स्टूडेंट्स, अब बॉडी ट्यूब भी हमें समझ आ गई कि बॉडी ट्यूब क्या होती है। अब अगला हिस्सा क्या है, चलें उसको भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगला हिस्सा आएगा जी हमारे पास ये जो दूसरा लेंस मैंने आपके सामने लिखा, ऑब्जेक्टिव लेंस। स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव लेंस ऐसे लेंस को कहेंगे जो कि ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास होगा। ऑब्जेक्ट यानी कि उस जिस्म के कि जिसको हम बड़ा करके देखना चाह रहे हैं, या जिसको हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते, उसको देखना चाह रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। स्टूडेंट्स, अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक या दो नहीं होते, ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, यानी ये 2 से ज़्यादा होते हैं। अब ये इतने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लेंस लेने का क्या हमारे पास मकसद है, हम क्यों लेते हैं जी ऑब्जेक्टिव लेंस? ये आप देख भी सकते हैं कि डायग्राम में भी मैं आपको साथ-साथ दिखाता जा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा आसान होती चली जाएँ। अब फ़र्ज़ करें मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट देख रहा हूँ, एक ऐसे जिस्म का मुआयना कर रहा हूँ कि जो थोड़ा-सा बड़ा है कि आम आँख से मुश्किल से नज़र आ रहा है, लेकिन माइक्रोस्कोप अगर मैं यूज़ करूँगा, तो अगर कम मैग्नीफिकेशन वाला लेंस इस्तेमाल करूँगा, तो वो आराम से दिखा देगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर मैं एक ऐसा सेल देखना चाह रहा हूँ कि जो साइज में बहुत ही छोटा है और उसको बहुत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन रिक्वायर्ड है, कि उसे देखे जाने के लिए बहुत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव टरेट को घुमाएंगे। ऑब्जेक्टिव टरेट का मतलब है ये ऑब्जेक्टिव लेंस की एक असेंबली होती है जिसमें 3 या 4 ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं। हम अपनी मुनासिब मैग्नीफिकेशन वाला ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट के सामने लाएंगे और जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव लेंस उसके ऊपर पड़ेगा, उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, उससे आपको आई पीस से उसकी इमेज आपको हासिल हो जाएगी। स्टूडेंट्स, चलें ये 3 चीजें मैंने आपके सामने लिख दी, मजीद भी चीजें होंगी, चलें वो भी लिख लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आएगा जी स्टेज। स्टेज किसको कहते हैं? स्टेज उस जगह को कहेंगे जहां पे हमारे पास कोई जिस्म पड़ा हुआ है जिसका हम मुआयना करना चाह रहे हैं, जो कि हम मुशाहदे के तौर पे रखे हुए हैं। स्टूडेंट्स, मजीद आगे की जानिब चलें तो मजीद इसके आगे की जानिब जो पार्ट्स आएंगे उसको मैं नाम दूंगा स्टूडेंट्स कंडेंसर लेंस का। और कंडेंसर लेंस ये यहाँ पे भी यूज़ हुए, फोटोग्राफ इनलार्जर में भी यूज़ हुए, यहाँ पे भी यूज़ हो रहे हैं, और यहाँ पे भी इसका यही मतलब है कि ये रोशनी की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और स्टूडेंट्स, रोशनी की इंटेंसिटी अगर बढ़ा रहा है तो लाजमी तौर पे रोशनी का भी कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए यहाँ पे, और वहाँ पे बल्ब लिया जा रहा है रोशनी का सोर्स। और उसके बाद स्टूडेंट्स मजीद नीचे क्या चीज़ है, नीचे बुनियाद यानी कि बेस होगी कि जिस पे ये सारी की सारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप खड़ी होगी। स्टूडेंट्स, अब ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हमने देखा कि 2 हिस्से हैं इसके, एक स्टेज से नीचे वाला हिस्सा है जहां पे कंडेंसर लेंस होगा, बल्ब होगा, बुनियाद होगी, और ऊपर वाला हिस्सा जिसमें आई पीस होगा, बॉडी ट्यूब होगी। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए जो चीज इस्तेमाल की जाती है उसको हम आर्म कहते हैं या बाजू कहते हैं। तो चलें इसको लिख देते हैं कि ये एक बाजू भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऊपर वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे मजीद 2 चीजें रह गई। वो 2 चीजें क्या है, चलें मैं अभी बताता हूँ। फर्ज करें कि आपने और स्टेज के ऊपर एक ऐसी चीज रखी हुई है, स्लाइड रखी हुई है, कोई भी ऐसी कि जिसको आप देखना चाह रहे हैं। फर्ज करें जब आप आई पीस से उसे देख रहे हैं तो आपको कुछ इस तरह की इमेज नजर आ रही है।
अब ये इमेज आपको बड़ी ब्लर्ड फजी सी नजर आ रही है और आप चाहते हैं कि इस इमेज को मैं थोड़ा सा फोकस करके देखूं, फाइन करके देखूं किस तरह से नजर आएगी। तो उसके लिए हमारे पास दो नोब होते हैं स्टूडेंट्स। नोब का मतलब है ऐसी चीज जो घुमाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब नोब एक जो यहाँ पे इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स, उसको हम नाम देंगे आर्म फोकसिंग नोब। यह आर्म फोकसिंग नोब क्या करेगा कि जैसे जैसे माइक्रोस्कोप से देखने वाला शख्स उस नोब को घुमाता चला जाएगा तो जो ब्लर्ड इमेज थी वो फाइन होती चली जाएगी, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर होती चली जाएगी, उसकी जो सतहें हैं हम उसको दरमियान, उसकी दो सतहों के दरमियान एक वाज़िया फ़र्क हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। और ये किस तरह से नज़र आएगा ये इमेज भी आप देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली इमेज जो है इसकी मज़ीद मैं रिज़ॉल्विंग पावर बढ़ाऊँ। रिज़ॉल्विंग पावर बढ़ाने का क्या मतलब है कि मैं मज़ीद इसको क्लियरली देख सकूँ, इसको मज़ीद वाज़िया तौर पे देख सकूँ। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमारे पास एक और नोब इस्तेमाल होती है और उस नोब को मैं नाम देता हूँ फाइन फोकसिंग नोब। फाइन का स्टूडेंट्स मतलब है कि ये जो थोड़ा सा फर्क रह गया उसको भी मजीद बेहतर करके आपको दिखा सकेगी। और अब जो फाइनल आप सेल का खुलिया देख रहे हैं वो कुछ इस तरह से नजर आएगा कि आप देखें आपके पास ये इमेज, ये जो तस्वीर नजर आ रही है बहुत ही ज्यादा क्लियर नजर आ रही है। अब ये फोकसिंग नॉब क्या होगा? अब फोकसिंग नॉब को अगर आपको तस्वीर क्लियर नजर आ रही है और आप मजीद नॉब को घुमा देंगे तो तस्वीर का फोकस चूंकि खराब हो जाएगा। फोकस खराब होने से ये तस्वीर की जो क्वालिटी है ये मजीद बिगड़ जाएगी और तस्वीर दोबारा से ब्लर्ड और फजी नजर आना शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट्स ये चीजें तो हमने समझ ली कि इसके हिस्से कौन कौन से हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप इमेज किस तरह से बनाता है, किस तरह की इमेज हमें हासिल होगी, तो ये भी हम पढ़ेंगे। लेकिन क्या सब कुछ आज के लेक्चर में ही पढ़ लेना है? इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले लेक्चर का। जी तो स्टूडेंट्स अब आप इस काबिल हो गए कि स्लाइड प्रोजेक्टर की वर्किंग को खुद से बयान कर सकें, क्योंकि आपने इसकी रे डायग्राम भी समझ ली, आपने ये भी सीख लिया कि इमेज किस तरह से बनेगा और इमेज की खसूसियात क्या क्या होंगी। मजीद आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जितने भी अहम पार्ट्स हैं उसके बारे में भी जान लिया और ये भी जान लिया कि हर पार्ट किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इमेज किस तरह से बनेगी ये हम देखेंगे अपने आइंदा आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।